हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग हिस्ट्री एमसीक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो है 72 बीपीएससी, आप ये बोल सकते हैं कि बीपीएससी, यूपीएससी और जो जनरल कंपटीशन है आपका, ठीक है। तो जनरल कंपटीशन जो भी है उन सब के लिए हेल्पफुल है, ठीक। तो हम लोग हिस्ट्री एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे और 6 क्लास से 12वीं क्लास प्लस आपका जो भी डिटेल आर एस शर्मा हो गया और जो भी टेक्स्ट बुक, अच्छी टेक्स्ट बुक है और उससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू बनाएंगे और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस क्लास का पर्पस है कि जो भी बिहार अभी तो फिलहाल बीपीएससी के एग्जाम में या इन सब एग्जामों में जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़े टफ आ रहे हैं और बीपीएससी जिस प्रकार से अपना पैटर्न चेंज करता जा रहा है उसके लिए हमें जो है थोड़ी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन का सेट होगा हमारा। जैसे ये हमारा क्या है, टेस्ट 1 है, तो इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। और 50 क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि और वीडियो देखना है, रिवीजन करना है, ठीक है। और सिक्स टू 12th जाएगा हमारा, 12th क्लास, ठीक है। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करते हैं तो हमारे अतीत को जानने के स्रोत के रूप में पांडुलिपियों के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। अब ये जब पहली बात आती है पांडुलिपि की तो अच्छा विचार करें तो फर्स्ट है कि इनमें मात्र धार्मिक विषयों की चर्चा मिलती है। ये तारपत्र और भोजपत्रों पर लिखी जाती है। तो देखिए, अगर हम सिंपली हिस्ट्री की बात अगर करें तो देखिए हिस्ट्री में जो भी अतीत हमें जानना था, अतीत को जानना था, उसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते थे? तो उसके लिए उपयोग, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी अतीत है, अतीत के लिए पांडुलिपि अगर बात हम करते हैं कि पांडुलिपि, तो ये जो है ये स्रोत का काम करती हैं, ठीक है। ये क्या है? स्रोत है। जो ऐसा स्रोत है जिसमें हम इसमें धार्मिक धार्मिक हो गया, राजनीतिक हो गया, सामाजिक आप बोल सकते हैं, और स्वास्थ्य संबंधी भी बोल सकते हैं, जो भी है। और इस टाइप की क्या हमें जानकारी प्राप्त होती थी, आप ये बोल सकते हैं। तो ये सभी जानकारी का क्या था? स्रोत था। तो पहले कथन की अगर देखें तो ये बोल रहा है कि मात्र मात्र धार्मिक विषयों पर चर्चा मिलती है। तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट हमारा है वो क्या है? रॉन्ग है। देखिए, अब जो है ऐसा कभी नहीं सोचना है कि केवल मात्र हो गया, केवल हो गया, सभी हो गया। इन सब ये सब देखते हुए हम क्वेश्चन को क्या करें कि मार्क कर ले कि ये सही हो जाए या गलत हो जाए, जो भी है। तो ऐसा नहीं करना है। कारण क्या है कि अब जो है बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, अब वो भी जो है स्मार्ट बनता जा रहा है, ठीक है। तो और यूपीएससी के पद चिन्हों पे जो है बीपीएससी धीरे धीरे चल रही है, तो चल मैं आई, ऐसे टाइप कुछ भी जो है। तो यहाँ क्या है कि मात्र धार्मिक विषयों पर चर्चा, तो यहाँ धार्मिक नहीं, यहाँ राजनीतिक है, सामाजिक है, स्वास्थ्य है, इन सब की जानकारी हमें प्राप्त हो रही है किससे? पांडुलिपियों से, ठीक है। और तारपत्र भोजपत्र पर लिखी जाती थी, तो बिल्कुल सही है कि हिमालय क्षेत्र में ये तारपत्र भोजपत्र पाए जाते हैं। तो हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले हैं और इन सब पेड़ों से जो है विशेष रूप से इनको भोजपत्र और तारपत्र है, इनसे तैयार किया जाता था। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट हमारा है वो क्या है? सत्य है। तो ओनली 2 इसका आंसर होगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है? ठीक है, तो देखिए पूरा पाषाणिक और स्थल की बात अगर हम करते हैं तो आपका जो है कुरनूल हो गया, भीमबेटका हो गया। तो अगर कुरनूल और भीमबेटका की बात अगर करते हैं तो ये तो चलो पूरा पाषाण से संबंधित है। लेकिन कोल्डिहवा जो है, तो कोल्डिहवा जो है वो नौ पाषाण, नौ पाषाण काल से या आप ऐसे बोल सकते हैं कि नौ पाषाण कालीन स्थल है, ठीक है। तो यहां से ओनली जो है आपका क्या हो जाएगा? सही की बात अगर करते हैं तो
दूसरे का, यहाँ आंसर कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। अच्छा, यहाँ आंसर जो है ओवरलैप हो गया है, यहाँ पर ओवरलैप नहीं, पास पास आ गया। तो सी 1 और 2, तो 1 और 2 हो गया इसका आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं थर्ड, आरंभिक लोगों के द्वारा आग के प्रयोग का साक्ष्य निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो देखिए आप अगर बात करते हैं तो थर्ड क्वेश्चन में है कि आरंभिक लोगों के द्वारा आग के प्रयोग का साक्ष्य निम्न में से किस स्थल से प्राप्त होते हैं। तो अगर हम कुरनूल की बात करते हैं, देखिए कुरनूल हो गया, पटने हो गया, हुसंगी हो गया, भीमबेटका हो गया। तो देखिए अगर कुरनूल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर राख के जो है साक्ष्य मिलते हैं। ठीक बा, अब जब राख के साक्ष्य मिलेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि आग भी जलाया गया होगा, आग भी जलाया गया रहा होगा। ठीक है, पटने की अगर बात करते हैं तो पटने में जो है वो शुतुरमुर्ग, ठीक है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे आप जो है साथ साथ में नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो अंडे का यहाँ पर का रेखांकन किया गया है। और हुसंगी की बात अगर हम करते हैं तो हुसंगी हमारा क्या है, पूरा पाषाण औजार यहां मिलता है। आपको कमेंट करना है कि पूरा पाषाण औजार में क्या क्या है। ठीक है, पूरा पाषाण औजार क्या क्या है। भीमबेटका की अगर मैं बात करूं तो पूरा पाषाण शैल चित्र है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो यहां बोल रहा है कि आग का साक्ष्य, तो आग के प्रयोग की बात अगर हम करें तो कुरनूल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित साक्ष्यों में से कौन से मेहरगढ़ से संबंधित नहीं है। तो देखिए मेहरगढ़ की बात अगर करते हैं तो अभी वो है कहां, तो ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या मिला, गेहूं। अब देखिए मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा पाऊंगा, अभी मैं एमसीक्यू वगैरह सॉल्व कर रहा हूं। तो अब जब हिस्ट्री हम पढ़ेंगे तो इनमें हम क्या कर सकते हैं कि डिटेल में हम जा सकते हैं। ठीक है, और इन सब का क्या हमें मिला है, साक्ष्य मिला है। कहाँ, पाकिस्तान के मेहरगढ़ में। लेकिन अगर मैं बात करूं अगर दलहन की, तो दलहन यहाँ नहीं मिला है। ठीक है, और दलहन नहीं मिला है, यहाँ चावल भी नहीं है, तो चावल भी नहीं है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि मेहरगढ़ से संबंधित कौन कौन से नहीं है, तो 2 और 3 नहीं है। तो यानी आंसर हो जाएगा सी आपका। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, कौन सा युग जो है सुमेलित है। तो देखिए कुत्ता, चावल, ज्वार बाजरा, तो कोल्डिहवा हो गया नवपाषाण कालीन कोल्डिहवा, यानी सही है। कुत्ता जो है बुर्जहोम में मिला है, ज्वार बाजरा तो हल्लूर में मिला है। ठीक है, तो ये सही है, यानी ये जो आपका सभी जो युग्म है ये सम्मिलित है, यानी सही है। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि 1 2 3। फिफ्थ, गर्तवास से संबंध, गर्तवास के संबंध में सत्य नहीं है। अच्छा, सत्य नहीं है, तो गर्तवास से तात्पर्य है कि गड्ढे के नीचे बनाया गया आवास। तो देखिए गर्त, अब नाम से ही आपको कुछ दिख रहा होगा, तो गर्त प्लस आवास, कुछ ऐसा इसका संधि विच्छेद अगर बन रहा हो तो इस तरह से हो, या ठीक है। तो गर्त मतलब हो गया क्या, गड्ढे में घर, तो गड्ढे में बनाया गया घर, तो ये तो सही है। गर्त आवास का साक्ष्य बुर्ज होम में मिलता है, तो ये भी जो है क्या है, सही है। ठीक, यानी ऐसे आप बोल सकते हैं कि क्वेश्चन बोल रहा है कि सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है यानी इनमें से कोई नहीं, तो आप बोल सकते हैं कि डी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो जनजातीय परंपरा के संबंध में सत्य, तो जनजातीय परंपरा के संबंध में सत्य, तो देखिए इसमें नेता का चुनाव निश्चित प्रक्रिया के तहत होता है। ठीक है, इनमें से सामूहिक संपत्ति की अवधारणा प्रचलित है, सामूहिक संपत्ति की अवधारणा प्रचलित है। तो ये जो है कुछ जाना पहचाना आपको लग रहा होगा जनजातीय परंपरा में,
कारण क्या है कि देखिए जनजातीय परंपरा है, अगर मान लीजिए कि वो जो भी उनका संपत्ति है उसको सबको जो है बांट रहे हैं मिल के, तो ऐसे आप बोल सकते हैं क्या कि सामूहिक रूप से, यानी सामूहिक परिवार है, आप ऐसे बोल सकते हैं कि इनका क्या है, सामूहिक परिवार है। अब सामूहिक परिवार है तो सामूहिक संपत्ति की अवधारणा जो है वो तो निश्चित ही होना है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट वाले की अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट वाला बोल रहा है कि निश्चित प्रक्रिया के तहत, तो यहाँ तो कोई डेमोक्रेसी नहीं था, तो ये तो क्या है, गलत है। यहाँ होता क्या था कि अनुभव हो गया, ज्ञान हो गया, तो ज्ञान अनुभव इन सब पे आधारित था जनजातीय परिवार में नेता के चुनाव का। तो जनजातीय जो भी था उसमें नेता का चुनाव ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर था। तो पहला जो है क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। पहला रॉन्ग होते ही हमारा क्या हो जाएगा, ओनली 2। तो अब बोल सकते हैं कि 7th का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन था हमारा, अब हम कहाँ आ गए, 8 पर आ गए। तो देखिए 8 क्वेश्चन जो है कहता है कि मेहरगढ़ से प्राप्त साक्ष्यों में, मेहरगढ़ की अगर आप बात करते हैं तो देखिए मेहरगढ़ की मैं बात कर लूँ तो कुछ ऐसा है, तो यहाँ पर कहीं मेहरगढ़ है, ठीक है, पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान रीजन हो गया। देखिए मेहरगढ़ से प्राप्त साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिए अब हम लोग रेगुलर हिस्ट्री की क्लास अगर कर रहे होते तो सबके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करते, बट यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि जो है शॉर्ट, मतलब जितना हो सके 1-2 पॉइंट में जो है समझा समझा के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए 8 क्वेश्चन कहता है कि मेहरगढ़ से प्राप्त साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ से घर के अवशेष मिले, यहाँ के लोगों के द्वारा मृत्यु के बाद और जीवन को भी मानने का साक्ष्य मिला, यहाँ से पशुपालन का भी साक्ष्य मिलता है। तो यहाँ देखें तो तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ से क्या हो जाएगा आंसर आपका, अच्छा असत्य बोल रहा है ना, क्वेश्चन है असत्य, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि तीनों जो है वो क्या है, ट्रू है। अब देखिए लोगों के द्वारा, ये बी से आपको अगर प्रॉब्लम हो तो लोगों के द्वारा मृत्यु के बाद जीवन को भी मानने का, तो देखिए मृत्यु के बाद जीवन को मानने का साक्ष्य, यानी हो सकता है यहाँ क्या होगा कि लोग जो है दफनाते होंगे तो साथ में कुछ कुछ चीजें रखते होंगे, तो इनसे हम क्या करेंगे, पता कर पाएंगे कि ये जो है जीवन को मानने का साक्ष्य मिलता है मृत्यु के बाद भी, ठीक है। 9th क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक नगर शामिल थे, ठीक है। तो मोहनजोदारो है, गफकराल है, लोथल है, धौलावीरा है। तो उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक नगरों की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए हड़प्पा कालीन में, हड़प्पा काल में जो भी नगरीकरण के तहत हमारा क्या है कि नगर का विकास होता है, उसमें मैं बात करूं तो मोहनजोदारो है। हड़प्पा की मैं बात करता हूं तो इसमें क्या है, मोहनजोदारो है। अब लोथल की भी बात मैं बोल सकता हूं, चौहुंद्रो की भी बात बोल सकता हूं, और राखी गढ़ी भी है। और मैं इतना सोच के चलता हूं कि आप लोग रिवीजन कर चुके होंगे, और मतलब एमसीक्यू जब वीडियो देख रहे हैं तो आपने किया होगा ये सब। वहीं जो अगर मैं गफकराल की अगर मैं बात करूं तो गफकराल जो है वो क्या है कि ये नौपाषाण कालीन है। इसको मैं देखूं तो ये नौपाषाण कालीन है, ठीक है। तो नौपाषाण कालीन है ये, तो यानी ये 2 तो नहीं होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या कि फर्स्ट 3 4 कहाँ है, तो सी में है, ठीक है। और जो गफकराल हो गया, बुर्ज होम हो गया, ये सब जो थे ये नौपाषाण कालीन की क्या है, बस्तियां वगैरह रही हैं। 10th क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन नगरों की विशेषता के संबंध में सत्य कथन की मैं बात करूं तो सभी नगर 2 भागों में ही विभाजित थे। तो देखिए
ये तो पहले से ये तो गलत लग रहा है पढ़ने से ही। सभी नगर दो भागों में ही विभाजित थे, तो ये गलत। ऊंचाई पर बने हिस्से को नगर दुर्ग, निचले हिस्से को निचला नगर कहा जाता था, बिल्कुल सही है। हड़प्पा कालीन जब आप पढ़ते हैं तो ये चीजें आप पढ़ते हैं। देखिए, हड़प्पा कालीन नगरों का स्वरूप अगर हम देखें तो एक जैसा नहीं था, ठीक है। सिंपली मैं बात करूं तो हड़प्पा कालीन के समय अगर देखते हैं तो अधिकांश नगर जो थे, अधिकांश की मैं बात करूं तो कोई दो नगर में विभाजित है, कोई तीन भागों में विभाजित है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि एक जैसा नहीं था, यानी तो सभी नगर की मैं बात नहीं कर सकता। तो फर्स्ट जो है रॉन्ग हो जाएगा, ओनली जो है 2 जो है करेक्ट है, ठीक है। वहीं पे मैं अगर धौलावीरा की बात करूं तो धौलावीरा जो है वो 3 भागों में विभाजित था, ठीक है। तो आप अगर धौलावीरा का अभी शायद अवेलेबल उस वहाँ ना हो, क्योंकि धौला पहले जो है आर एस टीवी पे जो है अतीत से रिलेटेड कुछ था, हम भारत के लोग, और एक था कुछ अतीत करके आता था एक शो, तो उस पर ये तो पहले आते थे। अब आर.एस.टीवी को जो है और एल.एस.टीवी को जो है संसद टीवी में मर्ज कर दिया गया है, तो अब ये प्रोग्राम है या नहीं मुझे आइडिया नहीं है। बट पहले उस पर धौलावीरा इनसे रिलेटेड, मोहनजोदाड़ो, इन सब पे जो है डॉक्यूमेंट्री वगैरह बना हुआ था, ठीक है। तो वहाँ देखते भी, चाहे वैसे भी आप धौलावीरा डाल के यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। तो धौलावीरा को तो थोड़ा आप अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। तो यहाँ हड़प्पा कालीन नगरों की मैं बात करता हूँ तो सभी नगरें 2 ही भाग में, तो ये गलत हो गया, 2 ही भागों में ही विभाजित है, ये गलत है। अगर मैं बात करता हूँ धौलावीरा की तो 3 भाग में विभाजित है, तो कोई भी एक जो उसके एंटी में है मिल जाए तो वो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 11th पे आते हैं। महास्नानागार का साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुआ? तो देखिए, अगर मैं मोहनजोदाड़ो सभ्यता के बात करते हैं तो वो जो थे वो सबसे बड़े नगरों में से थे। हड़प्पा के अगर मैं बात करूं तो हड़प्पा के नगरों में मोहनजोदाड़ो जो है वो क्या है, सबसे बड़ा नगर है। अब वहां एक था महास्नानागार, ठीक है। और एक तो महास्नानागार था, एक और था, मतलब मुझे याद आ रहा है कि महा अन्नागार भी था एक, ऐसा कुछ। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, मोहनजोदाड़ो, तो एक ये भी था। अगर मैं नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन की, तो हड़प्पा काल में प्रचलित फेयंस से संबंधित के संबंध में सत्य। देखिए, फेयंस की मैं बात करता हूँ तो ये जो है एक कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। ये बालू या एस्पेटिक पत्थरों को चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। और बाहरी परत को क्या किया जाता था, चिकना किया जाता था। और इसके जो मतलब अब ये बोल सकते हैं कि जो इससे मनके थे, चूड़ियाँ थी, बाले थे, ये सब जो भी थे ये बनाए जाते थे, ठीक है। तो जो हमारा फेयंस है वो क्या है, कृत्रिम तौर पर तैयार किया जाने वाला चिकनी परत का पत्थर है, आप ये बोल सकते हैं। ये है क्या, तो बालू या एस्फेटिक पत्थरों को चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी, ठीक है। और बाहरी परत को क्या किया जाता, चिकना किया जाता था। अब इनसे क्या हो जाएगा, तो मनके, चूड़ियाँ, बाले, ये सब जो भी है बनाए जाएंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। 13th की बात करते हैं तो हड़प्पाई व्यापार के संबंध में सत्य जो भी है वो बताने हैं आपको। तो यह निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था थी तथा आयात प्रतिबंधित था। इससे व्यापारिक संबंध अफगानिस्तान, ईरान, ओमान से थे। तो देखिए, हड़प्पा जो है विदेश व्यापार में भी संचालित होता था। सिंपल सी बात करते हैं, हड़प्पाई व्यापार की मैं बात करता हूं तो, और यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों होता था, ठीक है। अब इसमें अफगानिस्तान, ईरान से जो है 3। अब यहाँ बोल रहे हैं कि आयात प्रतिबंधित है, तो नहीं, हम अफगानिस्तान जो है, ईरान हो गया, इनसे क्या लेते थे, टीन लेते थे। ओमान से जो है तांबा लेते थे, ठीक बा। और ये सब क्या हम करते थे, आयात करते थे। तो पहला तो स्टेटमेंट ऐसे ही रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब यहाँ सेकंड स्टेटमेंट एज इट इज जो है करेक्ट हो गया कि हमारा व्यापारिक संबंध इनसे 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 था।
अफगानिस्तान, ईरान, ओमान से था। तो आप बोल सकते हैं कि ओनली जो है 2 आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम 14 पे। मनके बनाने का साक्ष्य हड़प्पा काल में कहाँ मिलता है? मनके बनाने का साक्ष्य हड़प्पा काल में कहाँ मिलता है? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं लोथल की, तो लोथल में जो है मनके बनाने का जो है क्या हुआ कि हड़प्पाई नगर लोथल में जो है मनके बनाने का काम जो था, कार्यम उद्योग की अगर बात हम करें तो यहीं पर था। कार्यम कहाँ था? लोथल में था। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा या भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार से हैं? तो देखिए, अगर आप सिंपली अगर बात करते हैं कि यूरोपीय भाषा परिवार हो गया, तो संस्कृत हो गया, सिंधी हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी, अंग्रेजी आदि आता है। द्रविड़ भाषा की मैं बात करता हूं तो दक्षिणी भारत के राज्यों में तो सिंपली आप बोल सकते हैं क्या, तमिल हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, और क्या हो गया, द्रविड़ हो गया, मलयालम हो गया, कन्नड़ हो गया। तो ये सब जो भाषाएं हैं ये द्रविड़ भाषा में आती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 15 का सिंभी जो है, ये सिंभी जो है हमारा, ये सिंभी नहीं सिंधी होगा। एक सेकंड में क्वेश्चन चेक कर लूं जरा। 15 क्वेश्चन, ये सिंधी है। ठीक है, ये सिंधी। तो सिंधी जो है ये आपका भारतीय यूरोपीय है। ये क्या है? भारतीय यूरोपीय ये भाषा है। ठीक, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि सिंधी नहीं होगा, तो ये जब नहीं होगा तो ये 3 होगा, तो यह 1 2 3, और 1 2 3 में 15 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 16 पे आते हैं, तो ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रचलित नदियां कौन सी हैं? 16 में तो सबसे ज्यादा जो है यानी 1000 से ज्यादा सूक्त जो होगा वो किस पे है? तो मूलतः जो है, एक सेकंड, तो देखिए, अगर मैं सरस्वती की बात करता हूं, सरस्वती हो जाए, सिंधु नदी हो जाए, ठीक है, तो इन सब का जो है वो चर्चा मिलता है। इन सब का क्या है? चर्चा जो है वो मिलता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि जिसमें यहाँ ब्यास है, गंगा है, तो ब्यास सतलज भी हो जाएगा इसमें। ठीक है, ब्यास हो गया, सतलज हो गया, तो इनका चर्चा जो है लगभग 1000 प्लस आप बोल सकते हैं, 1000 से ज्यादा सूक्त दिए गए हैं। तो इन सब का चर्चा हो रहा है, सरस्वती और सिंधु की। ठीक, वहीं गंगा यमुना की बात अगर करते हैं तो गंगा यमुना जो है एक बार चर्चा किया गया है। तो हम बोल सकते हैं कि सर्वाधिक चर्चा की अगर बात करें तो सरस्वती हो गया, सिंधु हो गया, व्यास हो गया। 134, 134 है कहाँ? तो बी ऑप्शन। तो 16 का बी है क्या? ठीक है। 17, वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो वैदिक काल के संबंध में विश्व शब्द का प्रयोग समुदाय के लिए किया जाता था। आर्य विरोधी दस्यु कहलाते थे। जो आर्य के विरोधी थे वो क्या कहलाते थे? दस्यु कहलाते थे। तो यहाँ देखा जाए तो विश्व शब्द जो था वो हमारा समुदाय के लिए ही प्रयोग होता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आर्य विरोधी जो है वो क्या है? वो दस्यु कहलाते थे, ये भी है।
तो दोनों जो है वो क्या है, करेक्ट है, करेक्ट कथन है, तो ये सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं कि महापाषाण कालीन कब्रों से हमें क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है। तो देखिए महापाषाण जो भी कालीन है, अपनी जो अगर देखें तो विशाल कब्र के लिए ही अगर माना जाए तो प्रसिद्ध है। तो उनसे क्या क्या सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, तो देखिए अगर मैं बात करता हूं तो कब्रों में क्या होगा, तो आभूषण होगा, ठीक है, बर्तन होगा मिट्टी के, और क्या होगा कि विभिन्न कब्रों में अगर हम देखें तो मृत कंकाल भी तो हो सकता है, कंकाल, तो क्या क्या प्राप्त हो सकता है। तो देखिए अगर हम कब्रों की बात करते हैं, आभूषण का पाया जाना, कहीं मिट्टी के बर्तन का पाया जाना, तो देखिए कहीं आभूषण है कहीं मिट्टी के है, तो आप ये बोल सकते हैं कि यहां से कि सामाजिक असमानता रहा होगा, ठीक है। अब देखिए बर्तन के साथ अगर ये सब चीजें रखी जा रही हैं, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि पुनर्जन्म की अवधारणा में भी ये लोग विश्वास करते रहे होंगे, एक ये भी हो गया, और सामाजिक असमानता हो गया। अब देखिए मृत कंकाल है, तो मृत कंकाल है तो इससे हम कंकालों का विश्लेषण करते हैं, अगर इनका क्या होगा, डायग्नोसिस विश्लेषण होगा। अब इनका विश्लेषण अगर हम करते हैं तो इनसे हम पता कर सकते हैं क्या कि ये कंकाल का लिंग जो भी है, लिंग संबंधी हम जानकारी क्या है प्राप्त कर सकते हैं, यानी आप बोल सकते हैं कि 1 to 3, ठीक है। नेक्स्ट है कि वैदिक समाज से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार के क्षत्रिय और ब्राह्मणों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था किंतु वैश्य और शूद्र को नहीं। नेक्स्ट है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को वेद पढ़ने का अधिकार था किंतु शूद्र को नहीं, ठीक है। थर्ड पे आते हैं तो स्त्रियों को न तो यज्ञ का अधिकार था न ही वेदों का अध्ययन का अधिकार था। तो देखिए यज्ञ की अधिकार की अगर मैं बात करता हूं तो यज्ञ का अधिकार तो था लेकिन वेद अध्ययन का अधिकार नहीं था, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि यज्ञ का अधिकार नहीं है। अब क्षत्रिय और ब्राह्मणों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था किंतु वैश्य और शूद्र को नहीं। तो देखिए हम अगर अपने चारों वर्णों की देखें तो जिसमें 4 वर्ण हैं, जिसमें हम बात करते हैं तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। ब्राह्मण क्षत्रिय जो है और वैश्य अगर मैं बात करूं तो ब्राह्मण ठीक है और क्षत्रिय हो गए, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य और कौन है, शूद्र है। तो ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, शूद्र, तो इन तीनों को जो है यज्ञ करने का, इन तीनों को क्या है, यज्ञ का अधिकार है, शूद्र को नहीं था। तो यहाँ वैश्य भी जो गलत, तो ये गलत हो जाएगा, तो फर्स्ट रॉन्ग है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वेद पढ़ने का अधिकार था किंतु शूद्र को नहीं, तो करेक्ट। तो थर्ड जो है वो सही हो जाएगा, यानी आप बोल सकते हैं कि दूसरा कथन ही केवल है सही, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजाओं के द्वारा करारोपण के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट है कि बिल्कुल सही बात ये लग रहा है, कृषि पर किसी भी प्रकार का कर का साक्ष्य नहीं मिलता है, तो दूसरा कथन जो है वो बिल्कुल गलत है। कृषि पर किसी भी प्रकार के साक्ष्य नहीं मिलता है। तो देखिए महाजनपद काल में अगर राजाओं की मैं बात करता हूं तो कृषि, फसलों पर कर, कारीगरों पर कर, पशुपालनों पर कर, व्यापारी पर कर, इन सभी का हमें साक्ष्य मिलता है। तो ये बोल रहा है कि कृषि पर किसी भी प्रकार का नहीं होता, गलत है, तो ओनली 1, ठीक है। 21, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करें। तो महाजनपद काल में कृषि उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि हुई। महाजनपद काल में लोहे के हल का प्रयोग होने लगा था। तो देखिए अगर मैं बात करूं तो देखिए जब गुणात्मक वृद्धि कैसे हुआ, जब हम लकड़ी के हल से क्या किए कि लोहे के हल का प्रयोग जब हम करने लगे तो गुणात्मक वृद्धि होना ही है, दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हुआ। तो ये सर्सन रीजन तो क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है, ठीक है।
मगध जनपद के शक्तिशाली होने के पीछे के उत्तरदायी जो है कारण हमें बताने हैं। तो शक्तिशाली के पीछे कारण जो है नदियों से घिरा होना बिल्कुल सही है, हाथियों की बहुलता, लोहे के उपयुक्त मात्रा, शक्तिशाली शासक, तो सभी सही हैं। तो यहाँ से उपयुक्त सभी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात आती है तो महाजनपद काल में प्रचलित गण शब्द से में संबंध सत्य से नहीं है। महाजनपद काल में प्रचलित गण के संबंध में सत्य नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसमें से एक से अधिक शासक होते थे। बौद्ध साहित्य में इनका उल्लेख मिलता है, वज्जी और मगध में इसके उदाहरण है। तो देखिए गण के या संघ जो भी हैं इनके कई शासक होते थे। कभी कभी लोग जो है एक साथ शासन भी करते थे। प्रत्येक व्यक्ति जो है अब जो शासन कर रहा है वो राजा कहलाएगा। तो अब इन सब का अगर हम चर्चा अगर करते हैं तो ये जो चर्चा है वो बौद्ध साहित्य आपका जो है उसमें मिलता है। यानी यहां से अगर मैं बात करूं तो 1 2 तो सही है। देखिए थर्ड है कि वज्जी और मगध इसके उदाहरण है, तो नहीं, वज्जी जो है वो गण का उदाहरण है, मगध गण का उदाहरण नहीं है। तो इससे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि कौन सा सत्य नहीं है, तो ओनली 3, तो ओनली 3 सत्य नहीं है, यानी 23 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। दीघ निकाय एक जैन ग्रंथ है। दीघ निकाय के में संघ अथवा गण की चर्चा मिलती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर दीघ निकाय की बात करते हैं तो जैन ग्रंथ की बात यहाँ हो रही है, लेकिन दीघ निकाय जो है वो बुद्ध के कई व्याख्यान इसमें मिलते हैं। तो ये जो है बौद्ध धर्म, बौद्ध साहित्य आप बोल सकते हैं, बौद्ध ग्रंथ से इसका संबंध है। तो ये फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आप बोल सकते हैं कि ओनली 2। उत्तर वैदिक ग्रंथ शामिल हैं। तो देखिए अगर मैं बात करता हूं उत्तर वैदिक ग्रंथ की, तो उत्तर वैदिक ग्रंथ अब आप सिंपली बोल सकते हैं कि ऋग्वेद के अतिरिक्त जो है हमारे 3 वेद यानी सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है। अब उत्तर वैदिक ग्रंथ में ये सब शामिल है। तो आप बोल सकते हैं कि ये कौन से हो जाएंगे, और तीनों यहाँ दे रखे हैं, तो यहाँ 1 2 3। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, तो बिल्कुल सही बात है। बौद्ध क्षत्रिय थे, बुद्ध क्षत्रिय थे और लिच्छवी गण से संबंधित थे, बिल्कुल गलत है। देखिए अच्छा चारों देख लेते हैं। बौद्ध के ज्ञान की प्राप्ति सारनाथ में एक पीपल के पेड़ के नीचे प्राप्त हुई थी। उन्होंने अपना पहला उपदेश बौद्ध गया में दिया। तो देखिए आप बौद्ध धर्म की सिंपल बात अगर करते हैं तो ऐसे आप लिख ही ले देते हैं बौद्ध धर्म। देखिए संस्थापक की मैं बात करता हूं तो स्टेबलाइज जो है किए हैं सिद्धार्थ, आप बोल सकते हैं जो गौतम हुए, गौतम बुद्ध। अब जन्म जो है, अब इनके ज्ञान की प्राप्ति तो ठीक है, और बुद्ध जो है क्षत्रिय थे, यानी शाक के मतलब छोटे से गण से संबंधित थे। शाक इनका जो था, तो यहां से अगर देखा जाए तो लिच्छवी गण है, तो ये गलत है। ये क्या है, शाक, ठीक है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, तो देखिए बोध गया जो है बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों के तपस्या के बाद जो है उनको प्राप्त हुआ, तो बोध गया अब ठीक है, बोध गया। अब गया जो है वो गया जी हो गया है, तो ये ध्यान रखना है। आपको ये बताना है, इसमें एक क्वेश्चन आपके लिए ये है, वो कौन सी महिला थी जो इनको एक कटोरी जो है खीर जो है खिलाई थी। और लोग कहते हैं कि जब खीर खाएं उसके 10 दिन बाद या 9 दिन बाद जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो उस महिला का नाम बताना है आपको, ठीक है। तो थर्ड जो है क्या रॉन्ग हो जाएगा। उन्होंने अपना पहला उपदेश बोध गया बिहार में दिया, तो बिल्कुल गलत। उन्होंने अगर मैं बात करता हूं तो पहला उपदेश जो है वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। तो यहां जो होगा वो क्या हो जाएगा, सारनाथ, ठीक है। तो फोर्थ भी क्या रॉन्ग, यानी यहां से ओनली 1 करेक्ट है। नेक्स्ट है कि बुद्ध
ने अपनी शिक्षा किस भाषा में प्राप्त की? तो ये जो है सिंपली आप बोल सकते हैं कि प्राकृत भाषा में, ये तो फैक्ट है। अब यहाँ जो है बौद्ध है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? और जो है विभाषा शास्त्र हो गया, विनायक पिटक हो गया, अभेदम पिटक हो गया, अभिधम पिटक और दीघ निकाय। तो देखिए अब देखना है कि इसमें किसमें, तो देखिए अगर मैं बात करता हूं तो विनम नियम के लिए जो बनाया गया था वो क्या था? विनय पिटक था। तो विनय पिटक जो था वो क्या नियम से संबंधित था। नेक्स्ट है कि विहार, विहार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन और बौद्ध भिक्षुओं के बनाए गए अस्थायी स्थलों को विहार कहते हैं। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए और बाद में इसके निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया। पश्चिम भारत में कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। आमतौर पर विहार का निर्माण धनी व्यापारी, राजा और भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर होता था। देखिए अगर मैं बात करता हूं तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ठहरने के लिए, तो ये जो है विहार, तो जैन हो या बौद्ध हो, इनके क्या था? ठहरने का स्थान था। ठहरने के लिए एक उत्तम प्रबंध होता था, शरणस्थल था, आप ऐसे बोल सकते हैं, जिन्हें विहार का है, विहार जो है कहा गया। आरंभिक काल में अगर देखा जाए तो लकड़ी के बनाए जाते थे, बाद में जो है ईंट का प्रयोग होने लगा। पश्चिम भारत में कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए। तो बिल्कुल सही बात है कि पश्चिम में जो है बिहारियों खोद के बनाया गया था। आमतौर पर बिहार का निर्माण किसी धनी व्यापारी, राजा और भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि, ये भी सही है। तो जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म आप स्टैटिक पढ़ेंगे तो ये सब चीजें जो है आपका क्लियर हो जाएगा और बता सकते हैं कि उपयुक्त में से सभी। और देखिए जब बिहार है ही तो हमारा जो है वो बिहार है, बिहार। तो बिहार को जो है सिस्टमेटिकली जो है, एक तो है कि पीछे रखा गया है और थोड़ा पॉलिटिकल जो है इम्बैलेंस भी हमेशा रहा है, असंतुलन, और जिस वजह से भी बिहार जो है पीछे रहा है। पिछड़ने का कारण भी है, पलायन का शिकार भी है बिहार हमारा। और सामाजिक समस्याएं जो देखा जाए तो काफ़ी, मतलब जो समाज जागरूक नहीं होगा उनमें समस्याएं रहेंगी, वो होगा ही समस्या। और बाद में जो है उसी समस्याओं को लोग जो है बोल बोल कर, और हमें क्या नीचा दिखाया जाता है बिहारियों को, बिहार को। तो होना क्या चाहिए कि बिहार के सरकार और बिहारी जनता से आह्वान मेरा यही रहेगा कि बिहार को पहले विहार आप बनाइए, ठीक है। विहार अगर बनेगा तो ये क्या होगा कि ये जो शिक्षण, जो मतलब ऐसे भी आप बोलते हैं कि बिहार हमारा है ज्ञान की धरती है, बुद्ध हुए, महावीर हुए, आर्यभट्ट हुए, और आप ये गुरु गोविंद सिंह हुए, तो बहुत सारे लोग जो हैं इस धरती पे जो है पैदा हुए हैं और फर्टाइल लैंड भी है। तो हम बिहार को बिहार क्यों ना बनाएं, ठीक है। तो जब नाम परिवर्तन हो ही रहा है तो इस राज्य का नाम बदल कर विहार करना चाहिए, ठीक। तो ये है बस। नेक्स्ट हमारा है जरथुस्त्र से संबंधित निम्न कथनों पे विचार करिए। 30 नंबर क्वेश्चन आपका है कि ये जो थे ये क्या थे? ईरानी पैगंबर थे। इनकी मैं बात करूं तो ईरानी पैगंबर थे। और जैन अवस्था नामक ग्रंथ में इनका जो है शिक्षा की बात करती है, तो जैन अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है, क्या था? जैन अवस्था, ठीक है। और जो भी है इनकी शिक्षाओं का जो संकलन वगैरह है इसमें मिलता है। और मैं इसकी मूल शिक्षा की अगर बात करता हूं तो आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि नैतिक शिक्षा जो भी था, सद्विचार, सद्विचार हो गया, सद्वचन हो गया, ठीक है। वैसे भी व्यक्तियों को जो है सद्विचार, सद्वचन ये अपनाने ही चाहिए, सद्कार्य हो गया। लेकिन अभी जो है ये मॉडर्न युग में, रील्स युग में क्या हो रहा है कि हम जितना नीचे गिरना चाहें, जितना घटिया विचार हो, जितना घटिया वचन हो, जितना घटिया कार्य हो, इन सभी से जो है आपको आंका जाएगा। और ये जितना अच्छा आपका रहेगा उसी से आपको जो है समाज में इज्जत मिलेगा, आप बाहुबली कहाए जाएंगे, विधायक बनेंगे, आप मंत्री बनेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। और समाज में जैसे बड़े बड़े शहरों में भी आप देख रहे होंगे तो लोग जो है क्या करते हैं, मतलब इन्फ्लुएंसर टाइप लोग जो भी हैं, शो चलाएंगे जिसमें फालतू बातें करेंगे, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड वाली बातें करेंगे,
और लोगों से भी उन्हीं सब बातों के लिए क्या करेंगे कि उकसाएंगे, और वो सब बातें जो है यूट्यूब पे डालना है, उससे कमाना है। लोग भी, हमारा समाज भी जो वही देख रहा है, शायद इंटरटेनमेंट को वो वही यही सब समझता हो कि यही सब इंटरटेनमेंट है। तो कुछ भी सद्वचन, सद्विचार, सद्कार्य करना नहीं है, बस इन्हीं सब में रहना है। जब भी होगा तो अपने कर्तव्यों की बात वो नहीं करेंगे, लेकिन जब भी अधिकार की बात आएगी तो अधिकार में फंडामेंटल राइट की बात करने लगेंगे, संविधान की बात करेंगे, लेकिन जो उनका फंडामेंटल ड्यूटी है उस पर वो काम नहीं करेंगे। तो बस यही हमारा समाज जो है जहाँ कहाँ रहा है, ये सब देखना है। और बड़े बड़े शहरों में ये सब पॉडकास्ट जो है फालतू दो कौड़ी की बातें कर करके, निजता वाली बातें कर करके लोगों को एक अट्रैक्ट करना है और समाज में गंदगी जो है परोसते जाना है। तो ये सब चीज़ें समाज में हो रही हैं। सब आपके ऊपर है, आप किस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और किसको रिजेक्ट करते हैं। स्वीकार जो है ना, व्यक्ति का स्वीकार, ये उसके ऊपर है। जिस चीज़ को आप स्वीकार करेंगे उसी तरीके से आप बनते जाएंगे। ये आपके अंदर जो है परिवर्तन लाएगा, विचार में परिवर्तन होगा, आपके कार्य में भी परिवर्तन होगा, वचन में परिवर्तन होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट बात हम करते हैं तो अगर, हाँ, इसमें ये थे ईरानी पैगंबर थे, ये सही है। इनकी शिक्षाओं का संकलन दिव्यावदान नामक ग्रंथ में मिलता है। तो बात अगर हम करते हैं तो दिव्यावदान की कहाँ हैं हम, तो ये तो मैं बात कर रहा था जैन दवेस्ता की ना, तो जैन दवेस्ता में मिलता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, मूल शिक्षा का मूल सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। सही है। गुजरात और महाराष्ट्र में रहने वाले आज भी पारसियों के पूर्वज है, बिल्कुल सही है। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ केवल असत्य की बात हो रही है, जब असत्य की बात हो रही है तो ओनली टू है। तो देखिए, आपका धर्म कोई भी हो, धर्म जो है आपका कोई भी हो, लेकिन सभी धर्मों में जो है अच्छी अच्छी बातें जो है की गई हैं। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि इन अच्छी बातों को एक्सेप्ट करें। गांधी जी ने भी क्या किया कि सभी धर्मों से अच्छी अच्छी बातें निकालें और उनको वो स्वीकार किए। अच्छी अच्छी बातें हमें सीखनी है, अच्छी बात। देखिए, हर चीज में जो है, हर व्यक्ति में, हर समाज में, हर किताब में कुछ ना कुछ है, लेकिन हमें क्या करना है, अच्छी चीजें, अच्छाई को जो है प्रमोट करना है, अच्छे लोगों को प्रमोट करना है। जब अच्छे व्यक्ति, अच्छे समाज, तो तभी हमारा जो है समाज जो है वो क्या होगा, अच्छा बन पाएगा। ठीक है। और 31, कलिंग किस जगह का प्राचीन नाम है। तो 31 की बात करते हैं तो ये जो है कलिंगा, आप ऐसे सुनते होंगे कलिंगा यूनिवर्सिटी। ठीक है, कहाँ है, उड़ीसा में है। तो इससे भी जो है आप आइडिया लगा सकते हैं कि तटवर्तीय उड़ीसा का भाग है। तो देखिए, कलिंगा जो है, अब अशोक ने जो है कलिंगा जीतने के बाद, जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा। अब युद्ध में इतना हिंसा हुआ, खून खराबा हुआ कि उसको देख के जो है, जो उनका तृष्णा जो है वो खत्म हो गया, वे तृष्णा हो गए वो, और भविष्य में युद्ध नहीं लड़ने का जो है क्या प्रण लिया। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो वो कहाँ लिए थे, तो कलिंग में लिए थे, कलिंग के युद्ध में। वो कहाँ है, तटवर्ती उड़ीसा में। ठीक है। तो आपका क्या है, एक 31 का बी। नेक्स्ट आते हैं, अशोक ने झगड़ों के निपटने के लिए धम्म की शिक्षा के लिए निम्न किन अधिकारियों को नियुक्त किया। तो देखिए, 32 की मैं बात अगर करता हूं तो जो है, अब अशोक की मैं बात करता हूं तो उनके साम्राज्य में जो है, साम्राज्य की मैं बात करूं तो उनके साम्राज्य में जो है हर प्रकार के, हर धर्म के जो है अलग अलग धर्म के लोग रहते थे। अब जब अलग अलग धर्म के लोग हैं तो इनमें क्या होगा, टकराव भी हो सकता है। और जब टकराव होगा, किसी में जानवरों की बलि दी जा रही है, दासों और नौकरों के साथ जो है क्रूर व्यवहार किया जा रहा है, इन सब के अलावा जो है परिवार में, पड़ोसी में झगड़े हो रहे हैं, तो अशोक ने इन समस्याओं को निपटाने के लिए, निपटारे के लिए जो है धम्म महामात नाम के एक अधिकारी की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर क्या करते थे कि वो धम्म की शिक्षा देते थे। आज भी हमारा समाज, अगर आप समाज में देख रहे होंगे तो सामाजिक समस्याएं कितनी ज़्यादा मतलब बढ़ती जा रही हैं, पारिवारिक हिंसा बढ़ता जा रहा है। तो ये सब जो है, तो अभी जो है नैतिक शिक्षा, धम्म शिक्षा की बातें हो नहीं रही हैं, और जो नैतिक शिक्षा इन सब का ठेका ले रखे हैं वो लोग जो हैं इन सब के नाम पे फालतू बातें केवल कर रहे हैं। वो वैसी बातें करते हैं जिनसे रील्स बने, वीडियो बने और लाइव चलता रहे यूट्यूब पे, कमाई हो, बस, और कुछ नहीं। तो ये सब चीज़ें आज के मॉडर्न युग में हो रही हैं, चल रही हैं। तो ये क्या था, धम्म महामात।
अधिमई कौन थे? तो अधिमई की मैं बात करता हूं तो तमिल क्षेत्र में जो है भूस्वामियों को वेल्लड़ा वेलल्ला भूस्वामी को क्या कहा जाता था? वेल्ला। देखिए, जो बड़े भूस्वामी थे वे वेल्लला कहलाते थे, और जो छोटे किसान है वो उनवार कहलाते थे। भूमिहीन मजदूर दास कैडेसियार जो है अधिमई कहलाते थे। तो यहाँ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भूमिहीन मजदूर। ठीक है। गृहपति कौन थे? तो गृहपति की अगर मैं बात करूं तो गृहपति तो ये छोटे स्वतंत्र कृषक थे। ठीक है। अब दूसरे के जमीन पर काम करके आजीविका चलाने वाले बिल्कुल नहीं थे। गांव का सबसे बड़ा ये भी नहीं, और न्यायाधीश पुलिस ये भी नहीं। ठीक है। तो गृहपति ये हो गए। नीचे दिए गए कुटों का सही प्रयोग करें। मथुरा के प्रशस्त खंडों और मूर्तियों में अनेक अभिलेख मिले हैं। ये सामान्यतः संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों पुरुषों द्वारा मठों, ठीक है, मंदिरों को दिए जाने वाले दान को उल्लेखित करता है। अगर मैं बात करूं मथुरा में, तो मथुरा प्रशस्त खंडों और मूर्तियों के अनेक अभिलेख जो है वो मिले हैं। आमतौर पे जो है ये जो अभिलेख मिले हैं ये क्या है? संक्षिप्त अभिलेख हैं। तो यही तो चर्चा हो रहा है कि ये समानतः संक्षिप्त अभिलेख हैं, और स्त्रियों और पुरुषों द्वारा जो मठों और मंदिरों को जो दान में दिया जा रहा है, इन सबका इसमें क्या है? उल्लेख किया गया है। ठीक है। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि अब ये जो है दोनों स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो इंडिपेंडेंटली जो है, डिपेंडेंट नहीं है, करेक्ट है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, असर्शन क्या है कि मथुरा में प्रशस्त खंड और मूर्तियों पर अनेक अभिलेख प्राप्त हुए। ठीक है। अब अभिलेख जो है वो संक्षिप्त है, लेकिन यहाँ जो आगे आया कि स्त्रियों और पुरुषों द्वारा मठों और मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख है, लेकिन इसका प्रशस्त खंडों और अभिलेखों से कोई लेना देना नहीं है। मतलब डिपेंडेंट और चीजें तो हैं, पर मथुरा के प्रशस्त खंड और मूर्तियों में अभिलेख मिले हैं, अभिलेख मिले हैं। तो इसको हम इंडिपेंडेंटली करेक्ट बोलेंगे। तो हम सही से स्पष्टीकरण की बात नहीं हो रही है कि जो प्रशस्तर खंड है इससे बात हो, और मूर्ति पे जो अभिलेख और मूर्तियों की बात हो, ऐसा कुछ। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। तो 36 की बात करते हैं। तो मूवेंदार, मूवेंदार शब्द का अगर मैं बात करूं तो ये जो है ये तमिल है, तमिल वर्ड है। ठीक है। अगर मूवेंदार की मैं बात करता हूं तो ये तमिल वर्ड है। इसका मतलब जो होता है वो क्या होता है? 3 शासक परिवार के मुखिया, यानी 3 आप बोल सकते हैं शासक परिवार के मुखिया। अब ये जो है वो क्या है? चेर, चोल और पांड्य। ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं। अब ये जो है ये अगर बात करें तो लगभग 2300 साल पहले, 2300, हाँ, पहले दक्षिण भारत में काफ़ी जो है शक्तिशाली माने जाते थे। ठीक है। तो ये इन तीनों के लिए जो है उपयोग किया जाता है। रेशम बनाने वाली तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? तो देखिए, रेशम जो है और सिल्क लाइन या सिल्क रोड वगैरह जो भी आप सुन रहे होंगे तो वो चाइना का है। तो इससे आप डायरेक्टली यहाँ से भी आप बोल सकते हैं कि ये चाइना। ठीक है। लगभग जो है 700 साल पहले जो है तकनीक का जो है आविष्कार किया गया। 38 की मैं बात करता हूँ तो 38 के बी, 38 में क्या है कि
कुषाण शासकों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। लगभग 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत में इसका शासन था। ठीक है, ये क्या है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन हमारा है क्या 38 का। पेशावर मथुरा इनके दो शक्तिशाली केंद्र थे, पेशावर और मथुरा। ठीक है, कुषाण की मैं बात कर रहा हूँ। कुषाण का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था, ये तो सही दिख रहा है आपको। कुषाण भारतीय भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे, ये बिल्कुल करेक्ट है। फैक्चुअली में आप ये सब चीजें तो ध्यान रखते होंगे। देखिए अब दूसरे पे मैं आता हूँ, तो तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। ठीक है, सिल्क रूट का एक शाखा जो है मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतनों तक जाता था, ये भी था इनका। फिर यहाँ जो है कि जहाजों द्वारा क्या होता था कि रेशम ये सब जो भी है क्या कि रेशम हो गया, पश्चिम रोम साम्राज्य तक ये सब ये अपना पहुंचा रहे थे। तो पेशावर जो है, पेशावर और जो मथुरा है इनका जो है दो शक्तिशाली केंद्र है। और ठीक है, और तक्षशिला भी जो है इनका राज्य का हिस्सा रहा है। उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले अगर बात मैं करूं तो वो कुषाण थे। कुषाणों का जो प्रसिद्ध राजा है वो क्या है, कनिष्क है। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि सभी जो है क्या है, करेक्ट है। तो ऑल जो है आपका तो उपयुक्त सभी। अश्वघोष किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये तो सिंपली आप कनिष्क बोल सकते हैं, क्योंकि जो आपने क्या बोलते हैं कि ये पढ़ा होगा एंशिएंट क्या बोलते हैं स्टैटिक में, तो आइडिया होगा आपको। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे? तो बुद्ध चरित्र के रचनाकार जो हैं वही हैं जो कनिष्क के दरबारी कवि हैं। तो कौन है? अश्वघोष। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से चीनी बौद्ध तीर्थ बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों पर प्रसिद्ध मठों को देखने आए थे? तो देखिए भारत की यात्रा पर अगर चीनी बौद्ध यात्री, अगर मैं फास्ट सीएन की बात करूं, एक सेकेंड, 41 क्वेश्चन जो है हमारा, और श्वेन सांग और इत्सिंग, तो देखिए लगभग जो है 1600 साल पहले ये आया। स्वयं सांग जो है वो 1400 साल पहले आया है। और इसके करीब 50 यानी 1450 आप बोल सकते हैं के आसपास में जो है इत्सिंग आया है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप बोल सकते हैं कि आंसर जो है आपका सारा हो जाए, क्योंकि सभी जो है बौद्ध यात्री चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों के प्रसिद्ध मठों को ही देखने आते थे, भारत आते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 42, प्रदक्षिणा पथ स्तूप गर्भगृह मंडप, अच्छा ये टीला जो है वो, अच्छा यहाँ आना चाहिए था, और एक सेकंड, टीला। ठीक हुआ। तो देखिए अगर मैं बात करता हूं, अब यहाँ ये भी चेंज हो गया, ए बी सी डी, एक सेकंड में आपको इसको क्लियर कर देता हूं। ओके, तो अब मैं बात करूंगा किस पे, चलिए
प्रदक्षिणा पथ, तो देखिए गुप्त काल में अगर मैं बात करता हूँ इमारत, तो क्या क्या उसमें होता था, तो प्रदक्षिणा पथ होता था, स्तूप होता था, गर्भगृह होता था, मंडप होता था। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो मिलती थी। स्तूप की अगर मैं बात करता हूँ तो चारों ओर हम क्या करते थे, परिक्रमा करते थे। और परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे हम क्या बोलते थे, प्रदक्षिणा पथ कहते थे, या आयताकार भी होता था। तो प्रदक्षिणा पथ जो है वो स्तूपों के चारों तरफ वृत्ताकार पथ है। ठीक है। स्तूप की मैं बात करता हूं तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, टीला होता है। आप यहाँ ऐसे भी बोल सकते हैं कि महरौली वाला जो है ना, दिल्ली का महरौली वाला है, और वो बनाया गया था कुतुब मीनार के अलावा जो है स्तूप कभी गोल हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं। गर्भगृह की मैं बात करता हूँ तो देवी देवताओं को जो है मूर्तियों को रखा जाता था गर्भगृह में। तो गर्भ और गृह, तो गर्भगृह है तो देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने की जगह। मंडप की मैं बात करता हूँ तो मंडप जो है, जहाँ अब मंडप होंगे तो मंडप में ही लोग जो है क्या इकट्ठा होते हैं। और जैसे मंडप में आप सिंपली बोल सकते हैं कि शादी का मंडप, तो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, शादी हो रहा है। मंदिर के मंडप में क्या है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं भर, और वहाँ क्या हो रहा है, और सभा करते हैं, जो भी है इस तरीके से। तो ऐसे अगर देखें तो सी का वन, ठीक, तो यही हो जाएगा डी आंसर। 43 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। शिल्प शिल्पादि शिल्पादिकरम शिल्पादि शिल्पदिकारम होगा। शिल्पदिकारम महाकाव्य की रचना इंगालों ने की थी। वाल्मीकि को संस्कृत रामायण के लेखक माना जाता है, सही है, और ये भी इलांगो भी सही है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि 1 और 2। 43 का क्या हो जाएगा, 1 और 2। अब अगर मैं इसकी बात अगर करता हूँ तो ये लगभग जो है 1800 वर्ष पहले जो है हुआ था, और किसमें, तमिल में। और संस्कृत में जो है जो रामायण के लेखक है वो क्या है, वाल्मीकि हैं। तो ये तो आपको पता ही है। 44 की मैं बात करता हूँ तो कागज का आविष्कार सर्वप्रथम भारत में हुआ। ठीक है। आर्यभट्टियम नामक पुस्तक की रचना वराह मिहिर ने की थी। तो देखिए कागज का जो आविष्कार हुआ है वो चीन में हुआ है, ना कि भारत में। तो भारत में ना हुआ, कहाँ हुआ भैया, चीन में हुआ। आर्यभट्टियम नामक पुस्तक की अगर मैं बात करता हूँ तो इस अगर देखा जाए तो खगोल शास्त्री गणितज्ञ जो है आर्यभट्ट ने की। तो ये हो जाएंगे आर्यभट्ट। ठीक है। तो वराह मिहिर जो है उन्होंने नहीं की। तो दूसरा भी जो है वो क्या है, गलत है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, दोनों गलत है। यानी असत्य भी पूछ रहा है तो 1 और 2। तो यहाँ पर ध्यान से आंसर देना है। समुद्र असीम। 45 की मैं बात करता हूँ तो क्या है क्वेश्चन आपका, कि एक सेकंड जरा मैं, कि समुद्र असीम है, सूर्य चांद या तारों के गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा के रुख में ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। उपर्युक्त कथन का वर्णन किस तीर्थ यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत में किया था। तो आज से लगभग मैं बात कर रहा हूँ 1600 वर्ष पहले जो हैं यात्री बुद्ध के मठों को देखने भारत आए थे। बुद्ध से जुड़ी जो प्रसिद्ध मठे थे इन सब से, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि वो हैं कौन। तो फा शियन 1600 वर्ष पहले, ठीक है, तीर्थयात्री हैं जो अपने यात्रा के दौरान समुद्र के लिए इन्होंने किया था। 46 की मैं बात करूं तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्रगुप्त की प्रशंसा में दरबारी कवि कलहन ने संस्कृत में कविता लिखी जिसकी खुदाई इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर लिखी गई है। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों को हराकर अपने साम्राज्य को मिला लिया। प्रयाग, उज्जैन, पाटलिपुत्र गुप्त शासक के महत्वपूर्ण केंद्र थे। कवि कालिदास, खगोल शास्त्री आर्यभट्टियम
और समुद्रगुप्त के दरबारी थे। तो देखिए समुद्रगुप्त जो है अपनी प्रशंसा में जो है दरबारी कवि हरिसेन, ठीक है, जो इनके दरबारी कवि हैं, और आपको असत्य बताना है, तो ये कलहन नहीं है, ये कौन है, हरिसेन, ठीक है, हरिसेन के द्वारा किया गया था। अब जो खुदाई है इलाहाबाद के अशोक स्तंभ, तो ये जो है कि अशोक स्तंभ पर की गई थी, तो ठीक है। ये समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के जो है 9 शासकों को हरा के उसमें अपने साम्राज्य में मिला लिया, बिल्कुल सही है। प्रयाग का पुराना नाम इलाहाबाद, मतलब इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयाग हो गया। उज्जैन, पाटलिपुत्र, पाटना गुप्त शासन काल के महत्वपूर्ण केंद्र थे, ये भी सही है। कवि जो है कालिदास, और खगोल और आर्यभट्ट समुद्रगुप्त के दरबार में थे, तो ये भी सही है। तो असत्य जो है हमारा केवल है 1, यानी ये गलत है, तो 1 गलत है, यानी हमारा असत्य हो जाएगा 1। 47 की मैं बात अगर करता हूं, तो पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण राजवंश है, तो ये तो सही है। पल्लवों का राज कृष्ण और तुंगभद्रा नदी के बीच, जबकि चालुक्यों का राज उनकी राजधानी कांचीपुरम के बीच कावेरी नदी में डेल्टा में फैला हुआ था, तो ये गलत है। अभी आते हैं, पल्लव और चालुक्यों को राष्ट्रकूट तथा चोल वंश ने समाप्त कर दिया था, बिल्कुल सही। तो देखिए मैं बात कर रहा हूं कि पल्लवों का राज्य जो है, राजधानी जो है कांचीपुरम के आसपास क्षेत्र से लेकर कांचीपुरम, अगर मैं बात करता हूं पल्लवों की, तो क्या है, कांचीपुरम से लेके कावेरी नदी का जो डेल्टा है यहां तक फैला था। जबकि अगर हम चालुक्य की बात अगर करते हैं, तो चालुक्यों की अगर आप बात अगर करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, कृष्ण और तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी के बीच में स्थित था, ठीक है, इसके बीच। तो यहाँ अगर देखा जाए तो कुछ जो है चालुक्यों का क्या लिख दिया है, कांचीपुरम के आसपास, जबकि तुंगभद्रा नदी पल्लवों का क्या लिख दिया है कि कृष्ण और तुंगभद्रा, दोनों मतलब इंटरचेंज कर दिया, तो इस वजह से ये गलत हो गया। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं केवल सत्य कथन की बात हो रही है, तो 1 और 3 यानी हो जाएगा सी। चोल प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कौन से कथन सत्य है। तो देखिए चोल प्रशासन की मैं बात करता हूं, तो अगर प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, और ठीक है, तो इनकी प्रशासनिक की प्राथमिक गांव होते थे। ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन सभा कहलाता था, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ब्राह्मण भूस्वामियों का जो संगठन था वो सभा कहलाता था। नगरम जो है व्यापारियों के लिए एक संगठन का काम करता था। देखिए चोल जो है, सिंपली मैं बात करता हूं चोल प्रशासन की, तो चोल काल में प्रशासन की जो प्राथमिक इकाई है गांव होते थे, सिंपल। और भूस्वामियों का संगठन सभा है, और पल्लवों के अभिलेख में ये सब मिलता है। अब देखा जाए तो ये कहाँ है, पल्लवों के अभिलेख में, ठीक। नगरम जो है व्यापारियों के संगठन का नाम है, तो ये भी सही है, तो यानी तीनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा के सेना काफिले के संदर्भ में निम्न किस कवि लिखा, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। राजा के सेना काफिले के संदर्भ में किस कवि ने लिखा कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी, यानी आप ये बोल सकते हैं कि सैनिक ज्यादा रहे होंगे, और तो भीड़ ज्यादा होगी ना, सेना ज्यादा है, तो इस वजह से। तो 49 में अगर मैं बात करूं, तो वान भट्ट ने राजा के सेना काफिलों की यात्रा की है, जिसमें ये बोला है कि सारी जो दुनिया है वो धूल के गर्त में डूब जाती है, तो ये है सही 49। 50 की मैं बात करता हूं, तो वेदुइन के अगर संदर्भ में निम्न कथनों पे विचार की मैं बात कर रहा हूं, तो देखिए ये जो है वो क्या है, अरब के लोग हैं, लगभग अरब में रहने वाले लोग हैं, और घुमक्कर कबीले हैं। ये क्या है, घुमक्कर क्या है, कबीले, ठीक है। अब
इनका क्या है कि ये अगर घुमक्कर कबीले हैं और इनको आपने देखा होगा तो ऊंट ऊंट की सवारी, तो ऊंट जो है इनका, और इसी पर हम ये क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं, ऊंट पे ही, ऊंटों पर क्या है, आश्रित रहते हैं। तो देखिए मुख्य रूप से ऊंटों पर आश्रित है, घुमक्कर कबीले होते, दोनों सही है, यानी सत्य कथन पूछ रहा है, यानी सी आंसर। तो 50 क्वेश्चन 50 कंप्लीट होता है, और फिर हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट एमसीक्यू के साथ। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, कुछ भी हो, उस पर देखते हैं किसके साथ अभी आते हैं। ये भी हो सकता है कि केवल हिस्ट्री हिस्ट्री ही पहले इसको समाप्त किया जाए, फिर किसी और पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय। आप जो है रिवीजन करते रहें, फिर हम लोग एमसीक्यू पे, आप रिवीजन के बाद एमसीक्यू करते हैं तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। और मैं एक क्वेश्चन पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, कारण क्या है कि फिर टाइम बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। इसी 50 क्वेश्चन को बनाने में फिर क्या होगा कि इसके लिए 10 वीडियो बनाने होंगे या 5 वीडियो बनाने होंगे 10-10 क्वेश्चन का। तो ऐसा नहीं करना है, एक वीडियो में इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है।